नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है या अंकित भाटी सर का जो नई बुक आई है यूपी ट्रिपल एस सेट के लिए, उसका प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है और इससे पहले हमने कई प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए हैं, जैसे कि यूथ कंपटीशन का हो गया, किरण कंपटीशन का हो गया और आपका चक्षु का हो गया। ये सब प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया गया है। जो दोस्तों अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, और सुबह में हमारा जो है यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है, आप सुबह में हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की थी। कौन थे जो कि अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं किए थे 1857 के विद्रोह में? ऑप्शन आपके सामने है ग्वालियर के सिंधिया, बी ऑप्शन है अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निज़ाम थे या भोपाल की सिकंदर बेगम थी। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की थी, यह बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल। बात करें दोस्तों 1857 की क्रांति कब से शुरू हुए थे, तो 10 मई जो है 1857 से क्रांति शुरू हुए थे, जो कि 1857 की। अब बात करें लखनऊ से इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो लखनऊ से इसका नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल इसका नेतृत्व कहाँ से कर रही थी? लखनऊ से कर रही थी। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, दूसरा प्रश्न है, कह रहा है मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? जो मौर्य अर्थव्यवस्था थी मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती थी मौर्य काल में? कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, व्यापार पर, या फिर उद्योग पर, या फिर युद्ध पर आधारित थी? तो मौर्य शासनकाल में जो अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप था दोस्तों निर्धारित होती थी, यह आपका कृषि अर्थव्यवस्था थी। ऑप्शन ए होगा हमारा, कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। ठीक दोस्तों, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती थी। अगले प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, मुगल जो है शासक के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? मुगल शासनकाल में एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने, युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, बी ऑप्शन है राजकोष को बनाए रखना, सी ऑप्शन है राजस्व एकत्रित करना, डी ऑप्शन है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो मुगल शासनकाल में जो है, मुगल शासनकाल में कोतवाल का सही भूमिका क्या होती थी दोस्तों? तो सही भूमिका इसकी होती थी कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। ऑप्शन डी हमारा होता है। जो कोतवाल की भूमिका थी उस समय मुगल शासनकाल में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, यह कोतवाल का काम था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। कौन किसके विरुद्ध थे महात्मा गांधी? मंद औद्योगिकरण से, या तीव्र औद्योगिकीकरण से, या फिर औद्योगिकी की ब्रिटिश पद्धति पर, या फिर औद्योगिकीकरण की अमेरिकी पद्धति पर? किसके विरोध में दोस्तों थे महात्मा गांधी? आपका यह पूछा गया है। तो महात्मा गांधी जो विरोध में थे, यह थे तीव्र औद्योगिकीकरण की। किसके थे? तीव्र औद्योगिकीकरण के जो है महात्मा गांधी विरुद्ध थे। इसमें और बात करें तो तीव्र औद्योगिकीकरण के जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इनके पक्ष में थे तीव्र औद्योगिकीकरण के। और बात करें इसमें महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा है, हिंद स्वराज में खुद लिखे हैं महात्मा गांधी जी कि भारत की तीव्र औद्योगिकीकरण से मजदूर, बुनकर, जुल्हे तथा आम जनता बेरोजगार हो गए थे। महात्मा गांधी खुद अपनी पुस्तक में लिखे हैं हिंद स्वराज में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें 5वां नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों पर से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? जो सिंधु सभ्यता में जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, धौलावीरा से, जो है कोटदीजी से, या लोथल से? तो जलाशय की अगर बात की जाए दोस्तों सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिला है जलाशय, तो यह मिला है आपका धौलावीरा से।
जलाशय कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा कहाँ है दोस्तों? तो धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। पूछा जाए धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक। और बात करें इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज 1967 में की गई थी दोस्तों। 1967, 67 कहीं कहीं 68 भी दिखा रहता है। 1967-68 में इसकी खोज की गई थी जेपी जोशी द्वारा। किसके द्वारा? जेपी जोशी द्वारा की गई थी। जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगर पूछा जाए प्रश्न, एक बार रिवीजन में बताइए कि दोस्तों कि जो है धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा की खोज कब की गई थी, तो 1967-68 में। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो जेपी जोशी थे। खोजकर्ता कौन थे? जेपी जोशी थे। ठीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि कह रहा कि वैशाली में द्वितीय जो बौद्ध संगीतिया द्वारा किसके द्वारा संचालित की गई थी? वैशाली में जो दूसरी बौद्ध संगीतिया हुई थी, किसके द्वारा संचालित की गई थी? मुंडा द्वारा, कालाशोक, सुनिधा द्वारा या अनिरुद्ध द्वारा? तो वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगीतिया हुई थी, यह अशोक के द्वारा, कालाशोक के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? कालाशोक के द्वारा दूसरी बौद्ध संगीतिया हुई थी। ऑप्शन बी हमारा होगा, कालाशोक के द्वारा जो है दूसरी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। और कब हुई थी दोस्तों, यह आप कमेंट करके बताइए। पहली बौद्ध संगीतियाँ आपकी कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीतियाँ आपकी हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी पहली बौद्ध संगीतियाँ? राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? किसके शासनकाल में पहली बौद्ध संगीतियाँ हुई थी? तो यह आपकी हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके? अजात शत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीतियाँ होती है, और दूसरी जो है कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है 7वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों। कह रहा कि प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का जो है संयोजन चुनिए। कौन सा इनमें जो है सही बताया गया है कि प्रसिद्ध हस्ती और उनके संबंधित जो है संगठन का सही संयोजन किया गया है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की एनी बेसेंट जो थी गठन किए थे? नहीं दोस्तों, एनी बेसेंट नहीं किए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो गठन की थी दोस्तों, यह आपकी की थी चंद्रशेखर आज़ाद की थे। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। एनी बेसेंट नहीं थे। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद किए थे। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के गठन कौन किए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद किए थे। और बात करें सत्य शोधक समाज की जो स्थापना किए थे, इसको कौन किए थे? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले हैं आपके ज्योतिबा फूले। ऑप्शन बी हमारा जो होगा बिल्कुल सही होगा। और अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सरोजिनी नायडू की हैं, तो सरोजिनी नायडू नहीं की हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे दोस्तों? यह एनी बेसेंट की थी। कौन है? एनी बेसेंट की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। जो है पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस नहीं किए थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन किए थे? तो पूना की जो किए थे महादेव गोविंद रनाडे किए थे। महादेव गोविंद रनाडे किए थे। ठीक, महादेव गोविंद रनाडे। लेकिन हमसे पूछा गया था कि कौन सा सही था, तो हमसे पूछा गया सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? ज्योतिबा फूले किए थे। ऑप्शन बी हमारा सही था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड मार्ले को, लॉर्ड मिंटो को या लॉर्ड हार्डिंग को कहा जाता है? तो भारत में जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है दोस्तों, यह लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है निर्वाचन का जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। और यह दोस्तों लॉर्ड मिंटो ने 1909 में, कब? 1909 में सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत की थी। लॉर्ड मिंटो जो है 1909 में सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत किया था। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 9वां प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है?
ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, इंदिरा गांधी हैं, या फिर जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो हैं दोस्तों, यह आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। ठीक दोस्तों, अब वहीं बात कर लेते हैं अबुल कलाम आज़ाद द्वारा कौन सी पुस्तक फेमस है दोस्तों, यह लिखे गए हैं, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? यह है आपकी जो है इनके द्वारा लिखी गई है, इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई है। क्या? इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम। और बात करें अगर दोस्तों कि इंदिरा गांधी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो इनके द्वारा लिखी गई है इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा बात कर लेते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो लिखा गया है, इनके द्वारा लिखा गया दोस्तों कि विश्व इतिहास की झलक और जो है भारत की खोज। भारत की खोज कौन लिखे हैं? तो जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं। बात करें इंडिया जो है इंटरनल इंडिया की लिखित कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी हैं। और इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद हैं। वही इन हमसे पूछा गया था कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? पूछा है एकता प्रणाली को लागू करने वाला कौन सा शासक था दिल्ली का? दिल्ली सल्तनत में जो है एकता प्रणाली व्यवस्था को लागू करने वाला कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, दिया गया ऑप्शन है कि इल्तुतमिश है, या फिर गयासुद्दीन बलबन है, या कुतुबुद्दीन ऐबक है, या फिर आराम शाह है। तो एकता प्रणाली व्यवस्था को लागू करने वाला जो शासक है दोस्तों, यह आपका इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश एकता व्यवस्था प्रणाली को लागू किया गया था। और यह लागू कब किया था एकता प्रणाली व्यवस्था? तो यह लागू किया था आपका 1226 ईस्वी में, जो है 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा जो है एकता प्रणाली व्यवस्था को लागू की गई थी। इसमें दोस्तों एकता प्रणाली व्यवस्था जो थी, वेतन के बदले भूमि दिया जाता था, वेतन के बदले जो है भूमि दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है विश्व को जो है कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया है? विश्व को जो है कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया? ऑप्शन आपके सामने 12 में, 30, 24 या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व को जो है दोस्तों प्रमुख टाइम जोन जो है 24 में बांटा गया है। 24 प्रमुख टाइम जोनों में बांटा गया है। कितने में? 24 में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा है, भारत की जो है मानक यमुनोत्तर रेखा कितनी है? सभी को पता होगा दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी यमुनोत्तर। कौन होगा? 82.5 डिग्री पूर्वी यमुनोत्तर। ऑप्शन जो है बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कह रहा कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा है, पंचमढ़ी है, गुरु शिखर है, अनाईमुड़ी है। तो पूछा है हमसे जो है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों, तो गुरु शिखर है। कौन है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। कितना है? 1722 मीटर। अगर वहीं फीट की बात करें तो दोस्तों फीट में लगभग 5650 फीट पूछ लिया जाएगा। अगर फीट में पूछा जाएगा तो 5650 फुट ऊंचाई है इसकी, और मीटर में जो है 1722 मीटर है। ठीक दोस्तों, और यह कहाँ है दोस्तों स्थित? यह आपकी राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत जो कहाँ है? यह राजस्थान में स्थित है। ठीक, राजस्थान में। बताइए एक बार फिर से कि पूछा जाए कि अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। और फिट में पूछा जाए तो 5650 फीट। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें है कि प्रश्न है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के नाम से जानते हैं लोग। उस जंगल का नाम बताइए जिसे जो है पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के नाम के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं टैगा वन, टुंड्रा वन,
अमेजन वर्षा का वन या फिर उत्तर पूर्वी भारत के वन। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों अमेजन का वर्षा वन, जिन्हें पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। अमेजन वर्षा के वन जो हैं इन्हें पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है दोस्तों, वर्षा यहाँ होती है। ठीक, पूछा जाए कि पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में किस वन को जाना जाता है तो अमेजन वर्षा वन को। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 15 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। किस राज्य में जो है यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो कहाँ पाए गए हैं दोस्तों, यह पाए गए हैं आपके राजस्थान में। ऑप्शन ए हमारा होगा, राजस्थान में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। इससे पहले झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद जो है राजस्थान में यूरेनियम का विशाल भंडार पाया गया है। इसमें 16 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी। भारत में जो है नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी, 1989 में, 1991 में, 1990 में या 1992 में। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों कि भारत में नई आर्थिक नीति जो अपनाई गई थी यह 1991 में अपनाई गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि भारत में आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी तो 1991 में अपनाई गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों, एम विश्वेश्वरैया हैं, श्रीमन नारायण हैं, के एम मुंशी हैं या फिर एम एन राज हैं। तो दोस्तों पूछा है कि हमसे प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के जो लेखक हैं, इसके लेखक की बात करें दोस्तों, यह आपके हैं एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए हमारा सही होगा, एम विश्वेश्वरैया जो हैं प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है गरीबी उन्मूलन था दोस्तों। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था गरीबी उन्मूलन था। ऑप्शन आपके सामने हैं, पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना का। तो बात करें दोस्तों गरीबी उन्मूलन का, तो इसका सही आंसर जो होगा गरीबी उन्मूलन का नारा पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कब दिया गया था, पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन कौन सा हमारा होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, गरीबी उन्मूलन का नारा जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब था, समय पूछ लिया जाए तो 1974 से आपका 1978 तक ही था, केवल 4 साल का था। ठीक, 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 19 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी। भारत में जो है जीएसटी कब लागू की गई थी। ऑप्शन आपके सामने 2012 में, 2019 में, 2015 में या 2017 में। तो भारत में जो जीएसटी लागू की गई थी दोस्तों यह आपकी 2017 में की गई थी। भारत में जीएसटी लागू की गई थी 2017 में की गई थी। और इस जो जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष की अगर पूछ लिया जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे, जीएसटी के अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष थे उस समय दोस्तों अरुण जेटली थे। कौन थे, अरुण जेटली थे, अरुण जेटली। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि फसल बीमा योजनाओं में से कौन सी सही नहीं है। फसल बीमा योजनाओं में से कौन सी योजना जो है सही समय से नहीं है। इसमें पूछा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि व्यापक फसल बीमा योजना 2015, पहला गलत है दोस्तों। व्यापक जो है फसल बीमा योजना 2015 में नहीं, यह शुरू की गई थी आपकी 1985 में। कब की गई थी, 1985 में की गई थी। तो यह हमारा जो होगा सही, यही हमारा गलत है। कब शुरू की गई थी व्यापक फसल बीमा योजना, तो 1985 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2010 से 16 और प्रधानमंत्री जो है फसल बीमा योजना यह 2016 से थी। कब, 2016 में। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों प्रैक्टिस सेट जब से हम सॉल्व करा रहे हैं। तो धन विधेयक का निर्णय कौन करते हैं दोस्तों, यह आपके जो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं।
लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं दोस्तों। और किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद जो होगा आपका अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि कोई धन विधेयक का निर्णय यह कौन लेंगे, आपके लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। प्रश्न पूछा जाएगा कि धन विधेयक का निर्णय कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 110 में कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो वही ऑप्शन इसमें दिया गया, ऑप्शन कौन सा होगा, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। जो पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त कब किया गया था, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया, या अनुच्छेद 239 या 219 के अंतर्गत। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, यह आपका अनुच्छेद जो होगा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो है, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं दोस्तों। इसमें है कि पहला कह रहा है, इसमें पूछा गया पहला कि भारतीय संविधान का भाग 9 जो है किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 9 जो है दोस्तों, यह आपका पंचायत से संबंधित है। वहीं अगर पूछा जाए भारतीय संविधान का भाग जो 8 किससे संबंधित है, तो 8 जो आपका संबंधित है दोस्तों, यह संघ राज्य क्षेत्र से है। जो है भाग 8 आपका है राज्य और संघ क्षेत्र से है। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और पूछा है कि भारतीय संविधान का भाग जो है 4A में बताया गया है आपका मूल कर्तव्य, और बचा हमारा कि जो है 9A में बताया गया है नगर पालिका, 9A में बताया है नगर पालिका। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, पहले का जो है, पहले का जाएगा आपके साथ, तीसरा जाए, पहले का तीसरा किस ऑप्शन में है, नीचे देखते हैं। पहले का तीसरा ऑप्शन ए में ही दिख रहा है कि पहले का तीसरा है, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा, तीसरे का। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। दिनेश गोस्वामी का जो समिति का संबंध किससे है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधार से, या पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से है, या चकमा समस्या से है। तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है दोस्तों, यह निर्वाचन सुधार से है। क्या है, निर्वाचन सुधार से दिनेश गोस्वामी का समिति का संबंध जो है, जो निर्वाचन सुधार से है। और इसका गठन की बात करें दोस्तों, गठन कब किया गया था, तो इस समिति का गठन आपका किया गया था 1990 में। पूछ लिया जाएगा कि गोस्वामी समिति जो निर्वाचन सुधार से संबंधित थी, उसका गठन कब किया गया था, तो 1990 में गठन किया गया था। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 26 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, सोडियम कार्बोनेट, सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो दोस्तों हमसे पूछा है बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है दोस्तों, यह सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन सी हमारा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो 28-27 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, जे थॉमसन, या फिर ई गोल्डस्टीन, या फिर आर्नस्टीन रदरफोर्ड, या फिर जे चैडविक थे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जो दोस्तों हैं, यह हैं आपके जे थॉमसन हैं। कौन है, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज कब किए थे दोस्तों, तो यह इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे 1897 ईस्वी में। कब किए थे, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा 1897 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1897 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट, 758 वाट, 745 वाट, या इनमें से कोई नहीं। तो एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो यह आपका होता है दोस्तों एक जो 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है।
अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय की है, दूरी की है, चाल की है या विस्थापन की है। सभी को पता होगा जो जो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों, तो यह आपकी होती है दूरी की है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कह रहा कि नींबू में बहुलता होता है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या इनमें से कोई नहीं। तो नींबू में जो दोस्तों पाया जाता है विटामिन सी की अधिकता होती है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, यह मैथ के प्रश्न है, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। 36 नंबर से जो है आपका हिंदी का प्रश्न शुरू है दोस्तों। इसमें पूछा गया है उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद जो होता है उच्छ्वास का, यह होता है उत प्लस श्वास होता है। ऑप्शन सी हमारा होगा उत प्लस श्वास। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। धूर्त प्राणी, रोग ग्रसित होना, पेट तथा लंबी दाढ़ी होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। तो पेट में दाढ़ी होना अर्थात जो है दोस्तों इसका सही अर्थ होता है देखने में सीधा होना किंतु चालाक, देखने में जो है सीधा किंतु चालाक होना। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके दुर्गम कहते हैं, अधिगम कहते हैं, अगम्य कहते हैं, सुगम्य कहते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है अगम्य। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम्य कहा जाता है। और जहाँ जाना कठिन है, जहाँ जाना कठिन है दोस्तों उसे कहा जाता है दुर्गम। आपका जिसे जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है और जहाँ जाना आसान हो उसे सुगम कहा जाता है। लेकिन हमसे पूछा गया कि जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे कहा जाता है दुर्ग जो है अगम्य कहा जाता है। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि मृगेंद्र, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द किसका है, शार्दूल का है, अहि का है, हिरण का है, कुरंग का है। मृगेंद्र जो आपका पर्यायवाची होता है दोस्तों, मृगेंद्र का पर्यायवाची है आपके सामने, यह होता है किसका, शार्दूल का है। मृगेंद्र जो है शार्दूल का पर्यायवाची है। शार्दूल के और बात करें दोस्तों तो वनराज भी कहा जाता है, मृगराज भी कहा जाता है। शार्दूल, केहरी, केसरी, नाहर ये सब जो है मृगेंद्र के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, अगर यही इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, अल्प वृद्धि होता है, लघु वृष्टि होता है, अनावृष्टि होता है या फिर न्यून वृष्टि होता है। तो अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों अनावृष्टि होता है। क्या होता है, अनावृष्टि जो है आपका अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है CCI की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। जो CCI की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों, रश्मि शुक्ला हैं, रुचिरा कंबोज हैं, नवनीत कौर हैं या शालिजा धामी हैं। तो जो CCI की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है यह नवनीत कौर है। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हमारा सही होगा, नवनीत कौर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति हुई है। दोस्तों पूछा है यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, कौन हुए हैं दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने हैं, विराट कोहली हैं, नीरज चोपड़ा हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, आयुष्मान खुराना है। तो यूनिसेफ इंडिया जो पूछा, यूनिसेफ इंडिया नेशनल एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, ये आयुष्मान खुराना है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें कि वर्ष 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस योजना का शुभारंभ किए हैं। प्रधानमंत्री 2023 में रामसर स्थलों को संरक्षण के लिए किस योजना का शुभारंभ किए हैं। ऑप्शन आपके सामने है, निर्मल भारत योजना, अमृत भारत योजना या अमृत धरोहर योजना या सीमा दर्शन योजना। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है।
ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की तालिका में कौन सा प्रथम स्थान पे है। जो 2023 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों में से प्रथम स्थान पे कौन पूछा गया है दोस्तों। फिनलैंड है, न्यूजीलैंड, आइसलैंड या डेनमार्क है। तो 2023 के विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार जो है फिनलैंड जो है सबसे खुशहाल देशों की तालिका में से प्रथम स्थान पे है। फिनलैंड जो आपका है सबसे खुशहाल देशों की तालिका में प्रथम स्थान पे है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करें 55 नंबर का प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था जो है इसरो द्वारा हाल ही में चंद्रमा पर अपना पहला तीसरा मिशन जो है चंद्रयान 3 किस रॉकेट प्रक्षेपण से लॉन्च किया है दोस्तों। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया दोस्तों चंद्रयान 3। ऑप्शन आपके सामने हैं PSLV C55 या PSLV MK3 या फिर PVM3 M4 से या फिर GSLV F12 से किया गया है। जो चंद्रयान 3 लॉन्चिंग की गई थी दोस्तों यह LVM3-4 से किया गया था, जो है LVM3-M4 से किया गया। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि फीफा द्वारा आयोजित फुटबॉल महिला विश्व कप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है। फीफा द्वारा आयोजित फुटबॉल महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। ऑप्शन आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो महिला फीफा कप है दोस्तों, फीफा कप आयोजित फुटबॉल महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। कितने रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया दोस्तों, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो 5 लाख से बढ़ाकर दोस्तों यह 7 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है कि निम्न में से कौन सा देश सभी महिलाओं के लिए जो है मुफ्त सैनिटरी उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन सा देश है जो महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पादन करने वाला पहला विश्व का प्रथम देश बन गया है दोस्तों। स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, नीदरलैंड है या इंग्लैंड है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों यह आपका स्कॉटलैंड है। कौन है, स्कॉटलैंड। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के किस रेलवे स्टेशन को वर्ष 2023 में यूनेस्को का एशिया प्रशांत संस्कृति विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस रेलवे स्टेशन को जो है यूनेस्को का एशिया प्रशांत संस्कृति विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कौन सा रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन आपके सामने है, नई दिल्ली है, प्रयागराज है या फिर भायखला जो मुंबई में है या जयपुर है। तो दोस्तों भायखला जो है यह आपका भायखला रेलवे स्टेशन को जो है यूनेस्को का एशिया प्रशांत संस्कृति विरासत से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा होगा, भायखला जो कि मुंबई में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 60वां नंबर जो है 60वां प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि अमरोहा ढोलक जिसे हाल ही में भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है। अमरोहा ढोलक जिसे हाल ही में भौगोलिक सांकेतिक के जीआई टैग प्राप्त हुआ है दोस्तों, यह किस राज्य में है पूछा गया है। जम्मू कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु, पंजाब में है। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों यह आपका उत्तर प्रदेश में, अमरोहा ढोलक जो है यह उत्तर प्रदेश से है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न 61 नंबर का पूछा जा रहा है कि क्रोएशिया की मुद्रा क्या है। क्रोएशिया की मुद्रा क्या है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, क्रोन है या फिर रूबल है, कुना है या दिरहम है। तो क्रोएशिया की मुद्रा की बात करें दोस्तों तो क्रोएशिया की मुद्रा जो है कुना है। क्या है, कुना है, क्रोएशिया की मुद्रा है। और क्रोन की बात करें या क्रोन जो दिया गया है किसकी मुद्रा है,
तो क्रोन की बात करें, क्रोन जो है आपका नॉर्वे की मुद्रा है। किसकी है? नॉर्वे की मुद्रा आगे। और रूबल की बात करें तो रूबल जो है, रूबल आपका रूस का है। रूबल रूस, दोनों में सेम नाम मिला है, रूबल रूस। रूबल जो है रूस का है, रूस का मुद्रा जो है रूबल है। और यहीं पूछा जाए दिरहम जो है, दिरहम किसका है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात का है। किसका है? संयुक्त अरब अमीरात का। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 22 मई को, 20 जून को, 22 अप्रैल को। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है यह आपका मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। दोस्तों काफ़ी लेट हो रहा है कि थोड़ा सा जल्दी क्लास कराने के चक्कर में जल्दी हो रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र संस्था कहाँ स्थित है? कानपुर में है, लखनऊ में है, प्रयागराज, वाराणसी में है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था जो है यह आपकी दोस्तों है वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 64 नंबर का है कि भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जो है सही है, पूछा है कि कौन सा कथन जो है सही कहा गया है उच्च सदन के बारे में, कि यह कभी भंग नहीं होता है। जी बिल्कुल सही है। और फिर दूसरा कह रहा है कि यह 6 वर्ष बाद भंग हो जाता है। जब भंगे नहीं होता है दोस्तों, ऑप्शन क्या होगा हमारा? जो उच्च सदन है यह कभी भंग नहीं होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 65 नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्वतीय जो पर्यटन स्थल है कोडाइकनाल है कहाँ स्थित है? कोडाइकनाल कहाँ स्थित है दोस्तों? कोडाइकनाल जो है आपका यह दोस्तों स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपका कौन सा स्थित है? कोडाइकनाल। ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि नीलगिरी पर्वत पर है, या फिर पालनी पर्वत पर है, कार्डेमम पर्वत पर है, या फिर जाबती पर्वत पर है। तो दोस्तों पूछा गया था कोडाइकनाल जो स्थित है यह आपका दोस्तों पश्चिमी घाट की पालनी पहाड़ी पर है। कहाँ है? पालनी पहाड़ी पर। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तमिलनाडु में है पालनी की पहाड़ी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 66 नंबर का प्रश्न है कि भूटान भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? जो भूटान है कितने सीमा साझा करता है, भारत के कितने कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, यह हमसे पूछा गया है। भूटान से पूछा है तो भूटान किस किस के साथ सीमा साझा करता है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। लेकिन मेघालय से नहीं करता है, तो ऑप्शन हमारा पहला गलत। दूसरा है कि पूछा गया कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। जी बिल्कुल सही है दोस्तों। सिक्किम हमारा जो है नेपाल जो हमारा है, भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। कौन? भूटान। तो ऑप्शन हमारा 20 सही होगा। अगला प्रश्न फिर इसमें पूछा जा रहा है कि मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो मड़ई महोत्सव है दोस्तों यह कहाँ मनाया जाता है, यह हमसे पूछा गया है। तो मड़ई महोत्सव की बात करें दोस्तों तो यह मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। मड़ई महोत्सव मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है, फुटबॉल है, बेसबॉल है, या फिर बास्केटबॉल है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दोस्तों राष्ट्रीय खेल है यह बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में है, वाशिंगटन डीसी में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो स्थित है दोस्तों यह आपका स्थित है द हेग में है। कहाँ है? द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में है। और इसके गठन की बात करें दोस्तों, इसका गठन कब किया गया था? तो यह 1945 में किया गया था। इसका गठन जो है 1945 में किया गया था। और द हेग कहाँ है दोस्तों? यह है नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में।
अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 70 नंबर का और लास्ट प्रश्न है आपका, जो है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? पी चिदम्बरम है, शशि थारूर है, स्वाति चतुर्वेदी है, किरण बेदी है। तो जो फियरलेस गवर्नेंस के लेखक हैं या लेखिका हैं, यह आपकी किरण बेदी हैं दोस्तों। कौन है? किरण बेदी जो है फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका हैं। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। और दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट करिए जिससे हमको मोटिवेशन मिले, हम लगातार वीडियो अपलोड करते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।